गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों पर चिंतन कर रहे थे। पिछले भाग में मैंने आपको स्पष्ट किया कि गांधी जी मूलतः राज्य विरोधी थे। उनके विचार अराजकतावादियों जैसे थे, यानी वो राज्य को शोषण और हिंसा का प्रतीक मानते थे और इसलिए उनके सपनों का जो समाज है उसमें राज्य के लिए कोई स्थान नहीं। किसी भी वर्ग, किसी भी राज्य के वो विरोधी थे। आज हम देखेंगे कि जब राज्य के बारे में इस तरह के उनके विचार थे तो क्या राज्य को वो समाप्त करने की बात करते थे? हम ये कहेंगे कि इस तरह के विचार उनके आदर्शों में ज़रूर थे, लेकिन वो व्यवहारिक भी थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक आदर्शवादी थे। वो इस बात को जानते थे कि यह असाध्य लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए राज्यविहीन समाज की कल्पना ज़रूर की उन्होंने, लेकिन ये वो समझते थे कि राज्यविहीन समाज की स्थापना एक ऐसा आदर्श है जिसकी पूर्णतः प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए उनके राज्य संबंधी विचारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला भाग राजनीतिक व्यवस्था का गांधीवादी प्रतिमान का जो पहला भाग है वह आदर्श व्यवस्था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? राज्यविहीन समाज, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि उनके सपने का जो समाज था वो राज्य विहीन था। राज्य नामक संस्था का उसमें अभाव था, राज्य नामक संस्था की आवश्यकता ही नहीं थी, वो ऐसा समझते थे। और इस राज्य विहीन समाज को वो आदर्श मानते थे, जिसको उन्होंने लास्ट में इसमें पॉइंट में मैंने 5th पॉइंट भी बना रखा। देखिए, गांधी जी का राम राज्य यही था। तो इस आदर्श व्यवस्था को इन 5 पॉइंट्स में हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला जो पॉइंट है, क्या कह रहे हैं गांधी जी? व्यक्ति की अंतरात्मा पर बाहरी नियंत्रण का अभाव। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात वो यही चाहते थे कि व्यक्ति अपनी आत्मा से शासित हो। एक ऐसे समाज की कल्पना जिसमें व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का बंधन और दबाव नहीं हो, कानून का भय नहीं हो, और व्यक्ति अपनी आत्मा, अपने जो अंदर दिव्यता है उसके अनुसार जीवन जिए। क्योंकि मूलतः व्यक्ति को महात्मा गांधी क्या मानते थे? अच्छा प्राणी मानते थे। मनुष्य है और उसमें मनुष्यता है, इस बात को स्वीकार करते थे और इसलिए वो चाहते थे कि उसकी अंतरात्मा पर बाहर का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उसको अपनी आत्मा से शासित होना चाहिए। कहने की बात है कि स्वयं अपना शासक और स्वयं ही शासित, इस तरह की वो कल्पना करते थे। तो व्यक्ति के अंतरात्मा पर किसी भी तरह के बाहरी नियंत्रण का अभाव होगा इस आदर्शवादी व्यवस्था। ठीक है, इसको उन्होंने, इस आदर्श व्यवस्था को नाम क्या दिया उन्होंने? प्रबुद्ध अराजकता। अराजकता हो तो होगी, अराजकता अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इस अराजकता के साथ उन्होंने क्या जोड़ दिया? प्रबुद्ध अराजकता, यानी ऐसी अराजकता जिसमें यह नहीं कहेंगे कि व्यवस्था नहीं होगी, सब कुछ सिस्टमैटिक होगा, प्रबुद्ध होगी वो व्यवस्था। ठीक है, व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा कि किसी भी तरह के वर्ग भेद समाप्त हो जाएंगे, नहीं होंगे किसी भी तरह का भेद, और वर्ग के आधार पर जो हम समाज का विभाजन करते हैं वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है, पहले वाले पॉइंट में दूसरी वाली बात भी स्पष्ट हो रही है। क्या चाहते थे? ऐसा समाज जो आत्मनिर्भर है, स्वशासी है। ठीक है, किसी बाहरी बंधन के अभाव की बात वो करते हैं, यानी ऐसी सुव्यवस्थित अवस्था की वो बात, भले अराजकतावादी समाज की बात करते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था में वो सुव्यवस्था की भी बात करते हैं। ठीक है, सुव्यवस्थित अवस्था की वो कल्पना करते हैं कि व्यक्ति की पूर्णता किस में? व्यक्ति की पूर्णता तभी है जब व्यक्ति आत्मनियंत्रित हो जाए, उस पर किसी का नियंत्रण स्थापित नहीं हो, स्वयं उसी का उस पर नियंत्रण हो। ठीक है, तो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, आत्मनिर्भर स्वशासी समाज। ठीक है, ये उन्होंने नाम दिया। फिर है राज्यविहीन वर्गीय समाज, जो आदर्श व्यवस्था है जिसको मैं स्पष्ट करती हूँ। उनकी जो कल्पना का जो समाज है, जिस तरह की आदर्श व्यवस्था की वो बात करते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं? राज्य नामक संस्था नहीं होगी और कोई वर्ग नहीं होगा। या राज्यविहीन वर्गविहीन से मतलब क्या है? समाज में जो भी कारण है, किस तरह के, क्या कारण? समाज में आपसी भेदभाव के, संघर्ष के, शोषण के, अन्याय के, अनैतिकता के, वो कोई भी कारण वहाँ मौजूद ही नहीं होगा। सब लोग प्रेम से और समानता से
रहेंगे तो राज्य की ज़रूरत नहीं रहेगी, वर्गों की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह की वो कल्पना करते हैं कि राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज, ऐसा समाज होगा। ठीक है, फिर है फोर्थ जो पॉइंट है, स्वशासित व्यक्ति अन्यों के लिए बाधक। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सभी को आप कैसे इस मापदंड के अनुसार सभी इंसानों को चलाना क्या आसान है? ठीक है, गांधी जी लेकिन कहते हैं कि जो स्वशासित व्यक्ति की बात वो कर रहे हैं वो अन्यों के लिए बाधक नहीं होगा। स्वयं का तो विकास करेगा ही करेगा, लेकिन अन्यों के विकास में बाधक नहीं होगा। इस तरह की बात वो करते हैं कि स्वशासित व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि समाज के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, गांधी जी का राम राज्य। तो यही जो आदर्श राज्य है वो गांधी जी का राम राज्य है, जो अहिंसा के आधार पर पूरी तरह से स्थापित होगा, सत्य के आधार पर इधर स्थापित होगा। और राम राज्य में वो कल्पना करते हैं सभी को खुशहाल देखने की वो कल्पना करते हैं। तो इस तरह से ये है उनके आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का पहला प्रतिमान, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, आदर्श व्यवस्था, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य नामक सत्ता उसका दंड नहीं होगा, राज्य विहीन समाज। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड जो उनकी चॉइस है। वो इस बात को जानते थे कि संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति इतना आत्म संयमी बन ही नहीं सकता, वो भी इस बात को स्वीकार करते थे। इसलिए उनका जो आदर्श है वो इस बात को जानते थे कि असाध्य है, साध्य नहीं। उन्होंने स्वीकार किया, जैसा शुरू में मैंने आपको बताया था पहले वाले उसमें भाग में, कि इस तरह का राज्य तो स्वर्ग में ही स्थापित हो सकता। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे, वो आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, तो इसलिए एक उप आदर्श राज्य की भी वो बात करते हैं। इस उप आदर्श राज्य में देखिए दो शब्द हैं स्टार्टिंग में। उप आदर्श राज्य दो शब्द हैं, विकेंद्रित और ग्राम स्वराज्य। दो मूल आधार होंगे इस उप आदर्श राज्य के, और इस मूल आधारों पर ही ये सारे पॉइंट टिके। पहला शब्द है विकेंद्रित, दूसरा शब्द है ग्राम स्वराज्य। विकेंद्रित क्यों चाहते थे? क्योंकि गांधी जी समझते थे कि जो केंद्रीयकरण है वो क्या है, हिंसा है। जहां जितना ज्यादा, जिस समाज में जिस राज्य में जितना ज्यादा केंद्रीकरण होगा उतनी ही हिंसा होगी, हिंसा की संख्या बढ़ती जाएगी, हिंसा की मात्रा बढ़ती जाएगी। किस तरह से, क्या मतलब है उनका कहने का मीनिंग ये है कि अगर शक्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों, या फिर मुट्ठी भर लोगों के हाथों से भी खिसक करके, भले तानाशाही शासन व्यवस्थाओं की तो बात है ही, खैर वहाँ तो शासन पूरी तरह से केंद्रित होता है, लेकिन वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी, जो प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र की हम बात करते हैं, वहाँ पर भी शक्ति अंततः किसके हाथ में चली जाती है, एक व्यक्ति के हाथ में। और वो एक व्यक्ति कौन है, वो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो उनका कहने का मीनिंग क्या है कि अगर वास्तव में सत्य, अहिंसा, न्याय और सर्वोदय के समाज की स्थापना करनी है तो शक्ति को हमें क्या करना पड़ेगा, विकेंद्रित करना होगा। इस उप आदर्श राज्य की प्राप्ति करनी है तो शक्ति को विकेंद्रित का मतलब शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। ठीक है, और ये कैसे पहुंचेगी, जब हमारे देश में गांवों को महत्व दिया जाएगा। ठीक है, ग्राम स्वराज्य की कल्पना करते हैं, यानी गांव अपने आप में एक राज्य होगा। ठीक है, गांवों को राज्य क्यों बोला, गणराज्यों की संज्ञा क्यों दी, क्योंकि वे समझते थे कि गांवों को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, स्वशासित अगर हम बना लेंगे तो वो भी एक अच्छा राज्य होगा, आदर्श राज्य होगा, उप आदर्श राज्य। अगर ये भी साध्य प्राप्त हम कर लेते हैं तो हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। तो इस को हम एक्सप्लेन करते हैं इन पॉइंट्स के माध्यम से। पहला जो पॉइंट है आदर्श, ये मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ, आदर्श राज्य की केंद्रीय इकाई क्या होंगे, गांव के। और सोचने की बात है कि आदर्श राज्य की केंद्रीय इकाई वो गांव को ही क्यों बनाना चाहते थे, जब शहरीकरण बढ़ रहा है, मशीनीकरण बन रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था और उसके बाद पूरी दुनिया जिसको विकास कहती थी, तो गांधी जी उस विकास को अपने देश में नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनका मानना था उस शहरीकरण और उस टेक्नोलॉजी को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो उद्योग धंधे स्थापित होंगे उसका परिणाम क्या होगा, हमारे गांव शहरों की तरफ जाएंगे। ठीक है, और शहरों की तरफ जाएंगे
तो इसका मतलब गांव में आपको हम कहेंगे आत्मनिर्भरता गांवों को प्राप्त नहीं हो पाएगी। और उनके जो पंचायती राज का जो 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया, बाद में नीति निर्देशक तत्वों में जगह दी गई थी और उसके बाद में संविधान में संशोधन किया गया और उसमें गांवों की पंचायतों को मजबूत बनाया गया और कोशिश किया गया कि गांधी जी के सपनों का जो गणराज्य है उसकी स्थापना हो। तो ये चाहते थे कि आदर्श राज्य की केंद्रीय इकाई अगर गांव होंगे तभी हमारे देश में खुशहाली आएगी, वो ऐसा समझते थे। ठीक है, इसके पीछे भी कारण यही है, जैसे ऊपर वाले पॉइंट ऊपर स्पष्ट हो रही है, विकेंद्रीकरण करना, शक्ति गांवों की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है विकेंद्रित राजनीतिक प्रणाली ऐसी हो जो विकेंद्रित हो, केंद्रित नहीं हो। जैसा स्पष्ट कर चुकी, केंद्रीकरण होगा तो इसका मतलब वो गांधी जी जिस तरह के राज्यों की बात करते हैं उस राज्य के फॉर्मूले के अनुसार वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीकरण का मतलब हिंसा और विकेंद्रीकरण का मतलब अहिंसा। तो वो ऐसी राजनीतिक प्रणाली चाहते थे जो विकेंद्रित हो। कहने का मतलब ये है, जैसे थर्ड पॉइंट में स्पष्ट हो रहा है कि स्वतंत्र ग्राम गणराज्यों द्वारा संघ की स्थापना। ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते थे कि गांवों को ही गणराज्य बना दिया जाए, स्वराज्य बना दिया जाए और गांव ही हो और केंद्र और राज्यों में कोई सरकार ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं कहते थे। उनका कहने का मीनिंग ये था कि संघ की स्थापना होगी डेफिनेटली, केंद्र और राज्यों में भी सरकारें बनेंगी, लेकिन जो सरकारें और संघ की स्थापना होगी वो नीचे से गांवों से प्रतिनिधि निर्वाचित होते होते अंततः केंद्र तक पहुंचेंगे। यानी डायरेक्ट केंद्र या प्रांतों को सीधे वोट नहीं देंगे, ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। कहने की बात इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह की वो कल्पना करते हैं। यानी कहने की बात ये है कि गाँव से कुछ गांव मिलकर के कुछ संघ बनेंगे, फिर उसके बाद में पंचायतें, जिला, प्रांत, ऐसे करते करते केंद्र में संघ की बात वो करते हैं। तो लेकिन शक्ति किनके हाथों में रहेगी? कहने की मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है, शक्ति गाँव के हाथों में ही रहेगी, क्योंकि ऊपर जो भी शक्ति होगी वो किस पर डिपेंड होगी? निम्नतम जो स्थान, निम्नतम से मेरा मतलब है जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति गांव का व्यक्ति। तो इस तरह की वो कल्पना करते हैं। फिर है प्रांतीय राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा केंद्रीय शक्ति के प्रयोग का अभाव। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रांतीय और राष्ट्रीय जैसा ऊपर बताया गया कि संघ की स्थापना तो होगी, संघ की स्थापना होगी तो इसका मतलब प्रांत और राष्ट्रीय संस्थाएं भी निर्मित होंगी, उनका निर्माण होगा। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो संस्थाओं की हम बात करते हैं सब होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, केंद्रीय शक्ति के प्रयोग का अभाव। क्यों होगा केंद्रीय शक्ति का प्रयोग का अभाव? क्योंकि गांवों को केंद्रीय स्थान देने की बात वो करते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण की वो बात करते हैं। गांवों तक शक्ति का विस्तार होगा, शक्ति हर व्यक्ति के हाथ में पहुंचे, डिपेंड जो केंद्रीय और राज्य सरकार गांव पर हो, नहीं कि गांव केंद्र और राज्य सरकारों पर। तो इस तरह की वो बात करते हैं कि प्रांतीय और राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ही प्रांतीय राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा केंद्रीय शक्ति के प्रयोग का अभाव होगा, यानी केंद्रीयकरण का अभाव होगा। क्यों? क्योंकि वो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जो आदर्श राज्य है, गांधी जी का जो उप आदर्श राज्य है, उसमें वो बार बार किस बात पर जोर दे रहे हैं? केंद्रीयकरण के अभाव पर। शक्ति केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर इस राज्य में उत्कृष्ट नैतिकता की बात वो करते हैं। ये ज़रूर होगा, क्योंकि गांधी जी के साथ उनका धर्म हमेशा चलता है। भले ही वो आदर्श राज्य की बात करें, भले ही उपादर्श राज्य की बात करें, और भले ही वो तीसरा जो प्रकार है उनका, जो राज्य का जो वर्तमान जो व्यवस्था है उसी में सुधार करने की वो जो बात करते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया अहिंसक लोकतंत्र। वो थर्ड पार्ट में अपन देखेंगे कि कैसे वो व्यवस्था चाहते थे, कैसा परिवर्तन चाहते थे वर्तमान व्यवस्थाओं में। इन सब में नैतिकता को सर्वोच्च स्थान पर रखना चाहते हैं। नैतिकता से मतलब नागरिक जो होंगे उनमें उस स्तर की नैतिकता होगी कि वो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क होंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपने दायित्वों को महत्व देंगे। ये नैतिकता होती है, उत्कृष्ट नैतिकता, कि व्यक्ति का जो हम कहेंगे कि जो
जो मैच्योरिटी, परिपक्वता है, वो उस लेवल की होगी। वो मेरी बात नहीं करेगा, वो अपनों की बात करेगा, उसमें ये भाव होंगे। तो इस तरह की नैतिकता की वो बात करते हैं, यानी मानवीयता से ओतप्रोत होगा उनका उपादर्श राज्य भी। ठीक है, इस तरह के भाव आम जनता में होंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर 6th पॉइंट है, उनका जो आदर्श राज्य है वो किससे प्रेरित होगा? प्रेरक शक्तियां तो सत्य और अहिंसा ही होंगी। राम राज्य में सत्य और अहिंसा का लेवल बहुत ज़्यादा है, उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन सत्य और अहिंसा इस उपादर्श राज्य में भी महत्व रहेगा इनका। लेकिन ये संभव नहीं है। इस राज्य में वो ये मानते हैं कि हिंसा भी होगी। इसलिए नीचे वाले पॉइंट में, जैसे 8वें पॉइंट में लिखा गया है कि पुलिस व सेना का भी प्रयोग होगा। पुलिस व सेना का प्रयोग होगा तो इसका मतलब हिंसा भी होगी, लेकिन वो क्या कहते हैं, न्यूनतम संभव हिंसा होगी, न्यूनतम। ठीक है, क्योंकि जब 4th पॉइंट में, 5th पॉइंट में हमने कहा कि नैतिकता से ओतप्रोत होगा समाज, तो डेफिनेटली सत्य और अहिंसा के आधार पर ही सत्य और अहिंसा के आधार पर ही संचालित होगा। तो पुलिस और सेना का ज़्यादा प्रयोग होगा नहीं, हिंसा ज़्यादा नहीं होगी इस राज्य में। तो इसलिए वो कहते हैं सत्य और अहिंसा प्रेरक शक्तियाँ इस राज्य की बनी रहेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं श्रम व पूंजी में सहयोग। देखो, यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। जब गांधी जी का समय चल रहा था, 20वीं सदी का, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला, और स्वतंत्रता आंदोलन, पूरा विश्व की राजनीति ही बदल गई थी इस 20वीं सदी में। पूरे विश्व में 2 विचारधाराएं का वर्चस्व स्थापित हो गया था। एक तरह से कहेंगे इन विचारधाराओं के आधार पर 2 गुट बन गए थे। अब जो विश्व की शक्ति है 2 महाशक्तियों के हाथ में चली गई थी इंग्लैंड से। जो इंग्लैंड के पास 2 शक्ति थी, अब 2 महाशक्तियों के पास चली गई। एक रूस उसका स्वामी था, उस गुट का जो नेता था रूस था, दूसरे गुट का अमेरिका था। तो अमेरिका पूंजीवादी गुट का और रूस साम्यवादी। साम्यवादी गुट किसको महत्व देता है? श्रम को। और पूंजीवादी गुट किसको महत्व देता है? पूंजी को। ठीक है, गांधी जी तीसरी ही बात कहते हैं। वो दोनों जिन को, अब इस तरह के, जब साम्यवाद हो या पूंजीवाद, दोनों ही व्यवस्थाएं ऐसी है जिनमें श्रमिक और पूंजीपति के बीच में प्रेम की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि साम्यवाद ये कहता है कि पूंजीपति पूंजी को ही महत्व देते, श्रमिक के श्रम का कोई योगदान नहीं समझते हैं, तो श्रमिक पूंजीपति से घृणा ही करेगा, वैमनस्य ही रखेगा, उनके बीच में प्रेम और मैत्री की स्थापना हो ही नहीं सकती। और पूंजीवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि पूंजीवादी जो समाज था उसने श्रमिकों का शोषण किया, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराकर कम से कम वेतन देना ही पूंजीवाद का लक्ष्य था। तो इसमें हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि श्रमिक, इसमें भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि श्रमिकों और पूंजीपति के बीच में कोई मैत्री के भाव डेवलप हो सकते हैं। लेकिन गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उसमें वो क्या कल्पना करते हैं? वो कल्पना ये करते हैं कि पूंजीपतियों में जो धन कमाने की कला है, धन कमाने यानी पूंजी का निर्माण करने की जो कला है, उसका उपयोग किया जाए देश के निर्माण के लिए, समाज के लिए। ठीक है, इस तरह की वो कल्पना करते हैं कि पूंजीपति का धन पूंजीपति के पास ही रखा जाए, लेकिन उसमें सत्याग्रह द्वारा कुछ ऐसे भाव डेवलप किए जाए, ऐसे नैतिकता और मानवीयता से ओतप्रोत भाव डेवलप किया जाए कि एक निश्चित हिस्सा वो अपने उपयोग के लिए रखे, अन्य भाग को समाज के कल्याण में लगाए। तो पूंजीपति में अगर ये भाव हो जाएंगे तो श्रमिक पूंजीपति के प्रति नफरत के भाव भला क्यों रखेगा? और दूसरी बात, वो समाज में जो विकास चाहते थे, जिसको विकास की संज्ञा हम देते थे, वैसा विकास गांधी जी नहीं चाहते थे। वो ग्राम आधारित उद्योग चाहते थे। और ग्राम आधारित उद्योग होंगे, जैसा मैंने जिक्र किया, ग्राम आधारित उद्योग होंगे तो डेफिनेटली वो उद्योग किस पर डिपेंड करेंगे? श्रम पर, श्रमिकों के श्रम पर। गांधी जी इस बात को समझते थे कि हमारी जो अधिक जनसंख्या है वो हमारे देश के विकास में बाधक नहीं, उसको क्या बनाया जाए? साधक बनाया जाए। ऐसा उनका प्रयास था। और ये साधक कब बन सकती है? जब लघु उद्योग धंधे हो, गांवों को स्वावलंबी बनाया जाए, गांव आधारित उद्योग का निर्माण किया जाए।
और वहीं पर उत्पादन और वहीं पर वितरण हो जाए, इस तरह की वो कल्पना करते हैं। और इसलिए वो गाँवों को गणराज्य शब्द से विभूषित करते हैं। तो इस तरह का समाज होगा तो श्रम और पूंजी में कोई नफरत नहीं होगी, दोनों में क्या होगा, सहयोग होगा। 8वां जो पॉइंट है, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य और अहिंसा इस राज्य में भी प्रेरक शक्तियां होंगी। सत्य और अहिंसा के आधार पर ये समाज भी चलेगा, महत्व दिया जाएगा। नैतिकता से ओतप्रोत समाज होगा, लोग होंगे, मानवीयता मनुष्यता होंगी उनमें, तो फिर डेफिनेटली पुलिस व सेना का निश्चित रूप से प्रयोग ज़्यादा नहीं होगा, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही होगा, क्योंकि अपराधी नहीं होंगे तो बहुत अल्प उपयोग की बात वो करते हैं। 9वां पॉइंट है सर्वोदय समाज। उप आदर्श राज्य में वो क्या कहते हैं कि समाज कैसा होगा, सर्वोदय। सर्वोदय यानी सबका उदय। सर्वोदय की बात करते हैं। सबका उदय जाति, धर्म, रूप, लिंग, शक्ति, योग्यता, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। और राज्य का प्रयास यही होगा कि सबका कल्याण, यही मतलब है सर्वोदय, सबका उदय। ठीक है। फिर है सांप्रदायिक दुर्भावनाओं का अभाव। गांधी जी किसी भी ऐसे समाज में जहां धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे के प्रति वैमनस्य और घृणा के भाव, कभी भी उस तरह के समाज को स्वीकार नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि आज़ादी जब हमें प्राप्त हुई, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ और विभाजन के बाद में हिंदू पाकिस्तान से भारत आए, भारत से मुसलमान पाकिस्तान में गए, और जो सामूहिक नरसंहार हुआ, सामूहिक नरसंहार आप समझ गए होंगे कि धर्म के आधार पर एक दूसरे का कत्लेआम, ये दोनों ही देशों में जो हुआ, महात्मा गांधी की आत्मा इतनी आहत हुई कि जब पूरा देश जश्न मना रहा था आज़ादी का, महात्मा गांधी उन आहत लोगों के पास थे, उनके आंसू पहुंच रहे थे और उन्होंने कोई जश्न मनाया ही नहीं, क्योंकि इस तरह के समाज में वो हम कह सकते हैं कि इस तरह के समाज को स्वीकार कर ही नहीं सकते थे। तो उनके कल्पना का जो उप आदर्श राज्य की भी वो बात करते हैं, उसमें सांप्रदायिक दुर्भावनाओं के लिए कोई भी स्थान नहीं होगा, वो ये बात कहते हैं। फिर है धर्म और राजनीति का समन्वय। देखिए, राजनीति के परंपरागत जो मापदंड है वो क्या कहते हैं, मैकियावली जैसे विचारक ने तो स्पष्ट रूप से राजनीति को बहुत ही घिनौना रूप दे दिया है, लेकिन जितने भी विचारक हैं उन्होंने अधिकतर ने यही कहा, धर्म और राजनीति का समन्वय नहीं हो सकता, दोनों अलग है, इनको अलग किया जाना है। धर्म जो नैतिकता से शासित होता है, राजनीति उसमें नैतिकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो धर्म और राजनीति को अलग किया जाना चाहिए, राजनीति का जो परंपरागत सिद्धांत है। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं, नहीं, धर्म, और फिर यहाँ धर्म से उनका अभिप्राय कोई संप्रदाय विशेष, धर्म से उनका अभिप्राय कोई हिंदू जाति, हिंदू धर्म से नहीं था। धर्म यहाँ उनका अभिप्राय जो नैतिकता के नियम है, जो मानवता के नियम है, जो सार्वभौम आदर्श हैं, प्रेम, दया, करुणा के, उनसे उनका अभिप्राय। तो वो ये चाहते थे कि राजनीति में इन सब का समावेश होना चाहिए, और जिस राजनीति में इन सब मूलभूत आदर्शों का समावेश नहीं होगा, इन मूल्यों का समावेश नहीं होगा, तो वो राजनीति, क्या कहते थे गांधी जी, कि वो तो मृत्यु जाल है जो आत्मा का हनन करती है। और इसलिए वो कहते थे धर्म के ये आदर्श हर क्षेत्र में, वे कहते हैं कि सच्चा धर्म जीवन के हर क्षेत्र में लागू होना चाहिए, तो राजनीति में भी लागू होना चाहिए। और वर्तमान जो परिस्थितियाँ वो इस गांधी जी के इस सत्य को मानने को हमें मजबूर करती है, क्योंकि राजनीति को इन नैतिक नियमों से जितना दूर हम करते गए, उतना ही राजनीति का अपराधीकरण होता गया। हम देखते हैं कि जो राजनेता और राजनेता से जुड़े हुए लोग इन मापदंडों से इतना दूर हो गए हैं कि बताने की आवश्यकता नहीं इन दिनों क्या चल रहा है। तो गांधी जी का मंतव्य यही था कि राजनीति में इन चीज़ों का, इन मूलभूत आदर्शों का समावेश होना चाहिए। तो ये है गांधी जी का उप आदर्श राज्य। गांधी जी का एक वक्तव्य मैं पढ़ना चाहूँगी।
जब मैं निराश होता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो अजय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। इसके बारे में सोचो हमेशा। क्या कहना चाह रहे हैं गांधी जी? इन सारी बातों जितना भी हमने इसमें भाग में आपको मैंने बताया है, उसका निष्कर्ष है इसमें। वो कहना चाह रहे हैं कि जिस समाज में सत्य प्रेम का मार्ग है, जिस समाज में लोग सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, इतिहास में सदैव उसकी ही विजय हुई है। यद्यपि कुछ टाइम के लिए अनेक तानाशाह हुए हैं, अनेक हत्यारे निशंस अत्याचारी शासक हुए हैं। शासकों के अधीन रहने वाले लोग भी और समाज में शक्ति के अनेक रूप रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां अनेक बार हुई हैं, लेकिन कुछ समय के लिए भले ही लगता है कि वो अजय हैं, अंततः लेकिन उनका भी क्या होता है? अंत होता है। और जीत किसकी होती है? सत्य की। इतिहास में हम देखते हैं कि कितने ही एग्जाम्पल भरे पड़े। लुई 16वां का एक एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस की जो क्रांति हुई, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति, जो हम कहते हैं समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व की जो सबसे बड़ी क्रांति हुई है इतिहास में, जिसका नाम अमर है, वो हम मानते हैं फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में। लेकिन क्यों हुई ये क्रांति? जो लुई 16वां का जो शासन था और उस शासन का जो अत्याचार था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरे उनका जो भवन था, उसमें जनता उनके अत्याचारों से इतना त्रस्त हो चुकी थी कि पूरी जनता उनके महल में आ गई और जो अत्याचार राजा कर रहा था उसका मौत के घाट उतार दिया गया। तो देखिए, जब अत्याचार बढ़ता है और उस एक सीमा को पार करता है, अंततः फिर जो सत्य है, सत्य में जो शक्ति है, वो उसको पराजित करती है। तो आज के लिए इतना ही।